हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इन सारे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वो ये है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनते हैं यौगिक कंपाउंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। और इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए पूछा, तो लिखना है आपको हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो कैसे इसको लिखना है, तो पहला आपको हेडिंग डालना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी हाइड्रोकार्बन की। अब आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अब हेडिंग डालकर सबके बारे में लिखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे जितना एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होते हैं सभी क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन लिख देना। और एग्जांपल में कौन कौन से, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, जितने में एन आ रहा है यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो आपको डेफिनेशन लिख देना इस तरीके से कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और आपको ऐसा एग्जाम्पल दे देना है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सारा एल्केन वाले जितने भी हैं सब आ जाएंगे इसी में। और दूसरा आता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा आपको दे दें, जैसे एथीन है, मेथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, ये सब आपके होंगे। तो एथीन, एथाइन, ये सारा आपको एग्जाम्पल में आपको दे देना है। तो जितने एल्कीन और एल्काइन वाले जो ग्रुप में जो यौगिक होते हैं कौन कौन से, तो इस तरीके से आपको यह जो है वो लिख देना। जैसे एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन, तो मैंने दो लिख दिया है, आपको इसको याद कर लेना है। तो ये सारे हो गए। तो ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये आपका हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उदाहरण सहित जो है वो अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा हुआ, तो इसको कैसे लिखना है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो अंतर है वो निम्नांकित है, मतलब नीचे दिया हुआ है। तो ऐसे लिखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यानी बीच एकल बंध पाया जाता है, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया आदि। ये हो गया, मैंने पीछे आपको बताया। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। और अब हम बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसे लिखेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य यानी बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड व त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि मेथीन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, मेथाइन हो गया, तो एथाइन हो गया आदि। ये सारा जो है आपको लिख देना है। तो इस तरीके से मेथीन हो गया, एथीन हो गया, तो ये आपको डालकर लिख देना है। तो ये हो गया आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध व त्रिबंध पाया जाता है। ये आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो क्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं, आपको इसको बताना है। तो ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखना है कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, ये बॉन्ड का साइन है और ये OH, तो ये होता है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह। वहीं यदि हम एल्डिहाइड की क्रियात्मक समूह के बारे में बात करें तो वो CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। और वहीं हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का आपको ऐसे लिख देना है कि
इस तरीके का C डबल बॉन्ड O इधर कोई ग्रुप लग जाएगा। तो ये होता है कीटोन का क्रियात्मक समूह, ये आपको याद रखना है। और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक का जो क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, तो C डबल OH होता है। तो ये हो गया अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक का। तो इनको आपको याद रखना है। तो यही प्रश्न पूछता है कि क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं और इनके बारे में बताएं। इनका क्रियात्मक सूत्र मतलब अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्रियात्मक समूह है उसका आपको सूत्र लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो है बता देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसे लिखना है कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आपको इसकी ऐसे डेफिनेशन लिख देनी है सजातीय श्रेणी की कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिख देना। अब हम इसकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही समान सूत्री द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि पैराफिन है, हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। तो ये पहली विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता में आपको ऐसे लिखनी है कि प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों का सजातीय कहलाता है और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से क्या होता है, CH2 बॉन्ड मतलब CH2 का समान अंतर जो है वो रखता है। जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, तो इसमें अगर आप अंतर देखेंगे तो CH2 का ही रहेगा। आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका अंतर। तो ये दूसरा सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये हो गई सजातीय श्रेणी की। और तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को कुछ समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको भी आपको लिख देना है। और चौथा जो सबसे मतलब विशेषता है वो ये है कि चूँकि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों में क्रियात्मक मूलक समान होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हो गई इनकी परिभाषा हमने दे दिया और ये इनकी विशेषता हमने बता दिया। तो आपको इसको नोट कर लेना है, ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, इसका सूत्र का नाम तथा संबंधित समीकरण लिखो। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखना ऐसे है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, NH2CONH2 नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। कौन सा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये प्रश्न पूछ रहा है किसका हुआ, तो यूरिया का हुआ। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने किया। इन्होंने अमोनियम आइसोसाइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। तो इस तरीके से इसका रासायनिक समीकरण भी आपको लिख देना है कि NH4NCO, जब इसको गर्म किया तो NH2CONH2 जो है वो बना, यानी यूरिया प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ था, तो अमोनियम आइसोसाइनेट से प्राप्त हुआ था। ये भी आपको बता देना है। तो प्रयोगशाला में जो पहला कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया ही था। तो इसको भी आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर जो है वो स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऐसे लिखना कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको रासायनिक समीकरण दे देना, ये CH4Cl2 है, यानी जब मेथेन है इसकी क्रिया हम Cl2 से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनता है CH3Cl और प्लस का HCl। और जब पुनः हम CH3Cl की रिएक्शन इस Cl2 से कराते हैं तो ये ये पूरा आपको बता देना है प्लस HCl बन जाता है, यानी ये ऐसे बनता रहता है। यानी ये क्या बन गया मेरा, CH2Cl2 बन जाता है। CH2 यानी C है और 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, यानी ये क्या बन जाता है, CH2Cl2 ये बना। तो ये क्रिया आगे ऐसे चलती रहती है। तो आपको ऐसे इसमें बता देना है कि इस प्रकार आगे भी इस कंपाउंड का जो ये बना है CH2Cl2 इसकी दोबारा रिएक्शन किससे होती है, Cl2 से होती है। तो ये इसी प्रकार आगे भी Cl2 से क्रिया होती है तथा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पूरा आपको बताना है और फिर इसका रासायनिक समीकरण भी इस तरीके से दे देना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कार्बनिक यौगिकों में
योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अब देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के योग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना ही क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ये आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। जैसे ये CH2 है, बांड CH2 है, यानी C2H4 यानी एथीन है। ये क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बना? एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे लग गया और एक हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पे लग गया, यानी CH3 बन गया, यानी एथेन बन गया। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। जब हमने इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराई निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो इसी क्रिया को, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको लिख देना है इस तरीके से कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना ही क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाएं। या ऐसे भी पूछता है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो आपको लिखना है कि एस्टरीकरण में किसी अल्कोहल जैसे एथेनॉल तथा किसी अम्ल जैसे एसिटिक एसिड की पारस्परिक क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये आपका COOH लगा, यानी क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक प्रकार का। ये क्या है? एक अम्ल है। और ये क्या है? इसमें OH लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक क्या है? अल्कोहल है। तो ये यानी जब हम किसी अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया और ये अम्ल हो गया, तो जब इससे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, हम क्रिया कराते हैं, तो जो ये बनता है, ये CH3COOC2H5, ये एक एस्टर है और क्या बनता है? जल बनता है। तो यही सब लिखा हुआ कि एस्टरीकरण में किसी अल्कोहल तथा किसी अम्ल, कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, कि पारस्परिक क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। तो ये COOH यानी ये क्या है? एक अम्ल है और ये OH लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या? अल्कोहल। जब हमने इसकी क्रिया से कराई तो ये क्या बना? ये एस्टर बना और ये जल बना। तो इस तरीके से आपको बता देना है। नीचे ये भी लिख देना कि उदासीनीकरण में कोई एसिड किसी क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। उदासीनीकरण में भी कोई अम्ल है, अम्ल की क्रिया क्षार से करा तो लवण तथा जल बनता है। तो वही चीज़ बताया गया है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी बता देना। मेन चीज़ आपको यही है। तो एस्टरीकरण आपको बताना था, तो ये हो गया एस्टरीकरण की मतलब परिभाषा हमने इसे दी और एक एग्जाम्पल लिया। ये क्या है? COOH है, यानी ये क्या है अपना? ये अम्ल है और ये क्या है? OH लगा है, यानी ये क्या है? ये अल्कोहल है। तो किसी अम्ल की क्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता था, जल बनता है। तो यही एस्टरीकरण होता है, यानी ये एस्टरीकरण क्रिया इसी को कहते हैं। तो इसको आपको इसे लिख देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये है कि साबुन क्या है? साबुन बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साबुन क्या है? साबुन के बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछा गया। तो इसको आपको कैसे लिखना है? तो आप लिखेंगे उत्तर में कि उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। जैसे सोडियम एस्टीएरेट यानी C17H35COONA। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है। अब हम बात करते हैं साबुन के निर्माण में आवश्यक सामग्री, यानी कौन कौन सी सामग्री जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं साबुन के निर्माण में। तो आपको लिखना है कि साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से? कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन 4 kg होना चाहिए, महुआ का तेल, तीसरा है स्टार्च 3 kg, और फिर है बिरोजा 1 kg, और जल यानी 500 ग्राम। ये आपको लिख देना है। रंग और सुगंध आवश्यकता अनुसार। तो ये चीज़ें जो हैं वो आवश्यक सामग्री है निर्माण में। तो ये आपको लिख देना है हेडिंग डालकर, अपने ब्लैक पेन से डालना हेडिंग। और उसके बाद आपको लिखना है कि साबुन बनाने की गर्म विधि, यानी साबुन बनाने की विधि का पूछा है तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। तो आपको लिखना है कि इस विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पे साबुन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में तेल या वसा को लोहे के डेग में गर्म करते हैं। गर्म तेल में लाई यानी कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन आवश्यक मात्रा में धीरे धीरे मिलाते हैं। मिश्रण को निरंतर चलाते यानी विलोडन चलाते रहते हैं। मिश्रण के गाढ़ा होने पर इसमें आवश्यक मात्रा में नमक मिला देते हैं। इससे अवक्षेप ऊपर आ जाता है क्योंकि साबुन नमक के विलयन में अविलय है। तो ये लिख देना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है कि साबुन के अवक्षेप को छानकर अलग कर लेते हैं। क्षणित में नमक का घोल, शेष क्षार तथा ग्लिसरीन होते हैं।
छनित को स्पेंट लाई कहते हैं। साबुन के अवक्षेप में मैदा, बिरोजा, सुगंधित पदार्थ, रंग आदि मिलाकर मिश्रण को समान कर लेते हैं। इसे फ्रेम में डालकर जमा लेते हैं। ठंडा होने पर इसे टिकिया के आकार में काट लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। तो इस तरीके से लिखना है कि साबुन क्या है, साबुन के बनाने किसी एक विधि का हमने जो है वो वर्णन कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 10वां प्रश्न यह है कि मिसल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं या उदाहरण समझाएं इसका साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में क्या महत्व है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि मिसल पर टिप्पणी लिखिए या साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया को समझाएं। यानी इस तरीके से 3 तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको तैयार रहना। तो कैसे लिखना है, तो आपको हेडिंग डालनी है कि मिसल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की क्रियाविधि। साबुन को जल में घोलने पर RCOO के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग है अध्रुवीय भाग। इसमें आपको लिखना है कि इसमें एल्किल समूह यानी R एक लंबी श्रृंखला वाला समूह है। यह जल विरोधी तथा तेल स्नेही होता है, ये आपको लिख देना। और दूसरा भाग क्या होता है? ध्रुवीय भाग होता है। इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलेटो आयन COO आयन ध्रुवीय होता है तथा जल स्नेही होता है। और C17H35 COO आयन यानी COO आयन के 2 भाग होते हैं। एक C17H35 यानी ये अध्रुवीय भाग होता है, दूसरा COO आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या होता है? ध्रुवीय भाग होता है। तो ये आपको लिख देना इस तरीके से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब साबुन को जल में घोला जाता है तो RCOO समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फिगर बना लेना है, मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। तो फिगर आपको बना लेना है और उसके बाद आपको लिखना है कि जिसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलेट आयन जल के संपर्क में रहते हैं तथा अध्रुवीय एल्किल समूह जल से दूर रहते हैं। इस प्रकार के कणों को मिसल कहते हैं। जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल, कामा मिट्टी के कण, तेल, चिकनाई आदि मिसल में चले जाते हैं तथा जल के साथ बह जाते हैं तथा कपड़े जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिख देना है। तो ये था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको इन सभी को बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।